चले जी, अब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आखिरी 3-4 दिनों में आप लोगों ने कैसे करना है, 3 दिन ही बेसिकली हैं। तो आई विल वंस अगेन री-एम्फसाइज हाउ टू गो अबाउट इट। मेरे बच्चों, सेक्शन ए जो होता है, इस पे मैं थोड़ी देर बाद ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा, इज ऑल प्रैक्टिस एंड कंटेंट नॉलेज। आपके पास अगर कंटेंट नॉलेज है, आप सेक्शन ए को हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा प्रैक्टिस। ठीक है। जहां तक सेक्शन बी का ताल्लुक है, जिसमें 1 आउट ऑफ 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं, उसमें अगेन एंड अगेन आई रिपीट, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन मार्च में नहीं आया, लेकिन बहुत चांस है कि जून में आएगा। फिर सेकंड, लेबर मार्केट। अगर मार्केट स्ट्रक्चर एफिशिएंसी से नहीं आया तो लेबर मार्केट से इंशाल्लाह आएगा। उससे भी नहीं आया तो हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर है। एंड जस्ट टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन ये अलग चैप्टर आपने अच्छी तरह कर लेना है। सो दी क्यों नहीं होगा मेरा बेटा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा। मैं हमेशा शुरू से बताता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, इट्स नॉट लाइक आई एम एडिंग इट। ठीक है। नहीं, रिस्क है बेटे, कोई पता नहीं लगता फिर। नो, वैसे तो 95% चांसेस कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी में से क्वेश्चन आएगा। फिर लेबर मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, यू विल बी सेफ, बट जस्ट इन केस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स का करना है। जी मेरे बेटे, सॉरी समबडी वाज आस्किंग। एक तो वो मेन जो उसके अंदर मैंने फजर दिया हुआ है कि यू नो discuss if firms are always willing and able to maximize profit as per traditional economic theory. um, और उसके अलावा उसी के छोटे छोटे हिस्से वो पकड़ के क्वेश्चन बनाता है। सेक्शन सी जी, मेरे नोट्स के मुताबिक यूनिट 3 एंड फ्रॉम यूनिट 6 to 10। जी बेटे। हाँ हाँ। जी जी। अब दोबारा पूछें, क्या पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आ सकता है। नहीं, बहुत कंटेंट है मेरा बेटा, उसमें सब्सिडीज हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, लॉज हैं। उसमें भी यूज कर सकते मेरे बेटा, उसमें भी यूज कर सकते हैं ना। नेचुरल मोनोपोली है तो उसको सब्सिडाइज करती है गवर्नमेंट। अगर दूसरी वाली प्राइवेट सेक्टर की एक्सप्लॉइटिंग मोनोपोली है, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। उसके ऊपर प्रॉफिट कैपिंग लगा देती है। मेरे नोट्स में काफ़ी डिटेल्स हैं इसके ऊपर इंटरवेंशन की। ठीक है मेरा बेटा। जी, सेक्शन सी यूनिट 3 यानी गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, और फिर यूनिट 6 to 10, ये चंक ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम इनइक्वालिटीज एंड पॉलिसीज टू रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, ये आपका सिलेबस है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, डू फ्रॉम डिटेल्ड नोट्स, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सेम विद मैक्रो के, डू फ्रॉम डिटेल्ड नोट्स, राइट। जबकि यूज ब्रीफ नोट्स फॉर द रेस्ट ऑफ सिलेबस। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर वो छोड़ दूं? छोड़ना कुछ नहीं होता मेरा बेटा। ठीक है, एमसीक्यूज भी आपने करने हैं, सेक्शन ए भी करना है, तो यूज ऑफ ब्रीफ नोट्स विल बी हैंडी देयर। ये ब्रीफ नोट्स मैं अभी आप लोगों को किसी भी एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप में जाके दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को ये बड़ा क्लियर हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। राइट जी, सो हियर वी आर। लेट्स से मैं लकास का खोल लेता हूँ, क्योंकि उस पर चैट नहीं है ज़्यादा। तो
अच्छा, बाय द वे मैंने आपका P2 की मार्क स्कीम भेज दी है, तो अपने आप को जज कीजिएगा कि कैसा हुआ है आपका P2। सब स्कूलों के ग्रुप्स में मैंने भेज दी है। अच्छा जी, अब ये मैं दोबारा भी एक बार शेयर कर दूँगा ताकि ज़रा पुराने मैसेज हो गए तो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो निकालने में। ये जी, ये तो आपके प्रॉपर नोट्स आ गए। और वालेकुम सलाम मासिल। आई डोंट नो वेयर हैव आई पुट दोज़ ब्रीफ नोट्स, मुझे बड़ा कौन अच्छा, चलें एक बार मैं ऊपर जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ और उसके बाद वो एक मेरी स्टूडेंट नहीं बेटे 13 पेज के ये वाले माइक्रो के 16 पेज के हैं और मैक्रो के 13 पेज के हैं। पूरा सिलेबस हुआ है, ठीक है? इसमें 1-2 गलतियाँ हैं लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा उसने काम किया, तो यू शुड यूज़ दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द सिलेबस। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए कंप्लीट नोट्स आपने यूज़ करने हैं। जी बेटे, किसी को इस बेसिक प्रैक्टिस स्केच में प्रॉब्लम आ रहा हो? ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट। मैंने सोचा हुआ है कि पहली 1.5 क्लास में हम सेक्शन एज करेंगे। तो लेट अस गो ऑन। सेक्शन एज मैंने काफ़ी सारे निकाल के रखे हुए हैं, जैसे ये आपका स्पेसिमेन पेपर का। जब ये नया सिलेबस आया था तो हमारे पास सिर्फ यही था प्रिपेयर करवाने के लिए बच्चों को, उसका डेटा है। मैं बहुत जल्दी से पढ़ूंगा और हम इसको जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। Loyalty and consumer behavior. Consumer loyalty can be shown in different ways. It may be through customer reward schemes, example, loyalty cards that offer discounts based on the amount spent with a specific retailer. Emotional loyalty, where consumers prefer a particular brand that they always buy. Monopoly loyalty, where there is no alternative to the retailer brand or brand. ठीक है, अब जी supermarkets try to attract customers by using loyalty cards that give promotions and price reductions to those who have a card. The cards also help supermarkets build barriers between retailers to gain a marketing advantage. When consumers are collecting points towards a particular goal, the loyalty cards may hinder free competition and prevent switching between brands. However, sometimes the discounts used by the schemes may be confusing and make it difficult for consumers to compare prices. There are risks for retailers too. The loyalty card require substantial investment to run. One supermarket put the cost at US dollar 60 million a year. These costs could well result in higher prices for consumer. But how do loyalty card schemes fit into the context of the way in which consumers make choices? A research report found that in the one country where 70% of the consumers had a loyalty card, only 10% were loyal to one particular brand. It has been found that when choosing to buy groceries, consumers look for one stop shopping, उसका 43% है, गुड सर्विस 22, प्राइस 18, अवेलेबिलिटी ऑफ अ कॉफ़ी sorry availability of a coffee shop 12% and help with packing 6%. Loyalty cards come below these, तो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. Companies use loyalty cards to gather data on customers and their buying preference. Main reason ये है. They then direct future offers to consumer wishes in specific promotions, both online and in the mail. Loyalty schemes are thus sometimes less about loyalty and more about understanding consumers' wants. The economic model of consumer behavior using indifference curves assumes that consumers conduct research and buy products and services in a rational way. Many purchases, however, are based on habit, and consumer research is imprecise. Perfect research नहीं करते हम. When the consumer has a low involvement in research or a low emotional attachment to the product, there will be little loyalty. अब अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को देखें तो कौन से दो मेन टॉपिक्स आपके माइंड में आ रहे हैं? एक कंज्यूमर बिहेवियर और जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहाँ से आ गया?
Basically market structures, not monopolistic competition. बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर्स। जी मेरे बेटा क्या कह रहे हैं? करेंगे बेटे, अभी 3 क्लासेस हैं, ठीक है? पहले में और पहली के दूसरी के हाफ में हम सेक्शन एज़ जितने मैंने सोचे हुए हैं 4 निकाले हुए हैं, जब वो खत्म हो गए हम सेक्शन बी पे मूव कर जाएँगे, ठीक है? लेट्स गो ऑन जी। तो मेनली मार्केट स्ट्रक्चर्स, कंज्यूमर बिहेवियर। तो अब ज़रा मैं थोड़ा-सा एक बार देख लूँ कि कौन-कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, ताकि मैं उसके मुताबिक ज़रा एड्रेस कर सकूँ, ठीक है? व्हाट एविडेंस इज देयर इन द आर्टिकल टू से। अच्छा एक काम छोटा सा मैं पहले करना चाहिए था, चलें कोई बात नहीं। सेक्शन ए के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कॉमनली आस्क्ड है, ताकि बिफोर वी इवन सॉल्व सेक्शन एज हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। चंद कॉमन डेफिनेशंस, चंद चीज़ें जो बार बार पूछता है। एक जी, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, वो 3 मार्क के लिए अक्सर पूछता है सेक्शन ए में। कोई बच्चा मुझे बता सकता है? ओके। इक्विटी ठीक नहीं बताया आपने। हाँ बेहतर है। इक्वालिटी, हाँ जी, इक्वालिटी इज, अब खामोश हो जाएं प्लीज। इक्वालिटी इज एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट, इट्स अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। Incomes, wealth, job opportunities, etc. should be distributed equally. ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? Equity on the other hand has to do with fairness, justice, uh, based on circumstances. It is a normative economics concept. All those on low income should pay lower rates of taxes. ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। सो अब मेरा बेटा तसल्ली से इसको दोबारा इक्वालिटी। Mhm. Equality means exact same treatment in terms of income, wealth, distribution, job opportunities across the whole society between different sectors. Basically, ये हो गई equality. It is a positive economics concept, whereas equity is a normative economics concept, has to do with fairness and justice according to circumstances. All those on low income should pay lower rates of tax. समझ आ गई मेरा बेटा? ओके। और इक्वालिटी एज सच पॉसिबल नहीं है, और इक्विटी डिजायरेबल जरूर है ऑन सोशल ग्राउंड्स बट एफिशिएंट नहीं है, ठीक है जी। नहीं, जहाँ पे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, हम सारा मार्केट फेलियर इसी की बेस पे कर रहे होते हैं ना, तो इट इज टेकन इन बट इट्स नॉट एफिशिएंट। गॉट इट? अच्छा जी, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। सेकंड नंबर पे एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ, ठीक है जी, और उसके डायग्राम्स पीपीसी आमतौर पे वो कहते हैं आपको। तो जी, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हेन रियल जीडीपी राइजेस ओवर टाइम, वी मूव फ्रॉम अ पॉइंट inside PPC towards PPC. This is due to shift of aggregate demand to the right. Potential economic growth is rise in productive potential, shift of PPC to the right, हमारे resources की quantity या quality का बढ़ जाना। Clear on this बच्चों? Economic growth, देखो, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इज राइज इन रियल नेशनल इनकम या रियल जीडीपी ओवर टाइम। This occurs when we utilize unused resources. Due to increase in aggregate demand, we move from a point inside PPC towards PPC. फिर उसके बाद जी, potential growth is when productive capacity of an economy rises due to increase or improvement in quantity and or quality of factors of production. PPC shifts to the right. Tamkin, I've got it. ओके जी, नेक्स्ट मुझे
इसमें है कि वो कहेगा जी पीपीसी बनाओ एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम होना या ज्यादा होना दिखाओ। जस्ट मूव द पॉइंट। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो पॉइंट फ्रॉम पीपीसी इनसाइड ले जाएं, एरो लगा दें। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो पॉइंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी लगा दें, एरो लगाएं। शिफ्ट नहीं करना। अलबत्ता रिसोर्सेज की क्वांटिटी क्वालिटी वो चेंज कर रहा है तो शिफ्ट होना है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? आ रहा हूं मेरे बेटा, सब पे आ रहा हूं एक एक करके। फिर कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, वेरी वेरी कॉमन एंड इट्स कैलकुलेशन जी। तो इसको बिकॉज बच्चों को अक्सर ये गलत होता है तो मैं लिख देता हूं। इट इज हाउ मच मार्केट शेयर इज squeezed in the hands of a specified number of top firms। ये 3 फर्म भी हो सकती है कंसंट्रेशन रेशियो, टॉप 4 फर्म्स या 5 फर्म्स कंसंट्रेशन रेशियो भी हो सकती है। और इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स ऑफ स्पेसिफाइड फर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट सेल्स इनटू 100। सिर्फ परसेंटेज उनका मार्केट शेयर निकालना है आपने। और कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इंक्रीज का मतलब है कि चंद फर्म्स के हाथ में मार्केट शेयर ज्यादा हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन रेशियो डिक्रीज मींस चंद फर्म्स के हाथ में मार्केट शेयर कम हो रहा है। जैसे मोनोपोली में थियोरेटिकली 100% कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है, परफेक्ट कंपटीशन में 0%, उनका ना होने के बराबर मार्केट शेयर है। समझ आ रही है मेरे बेटो? कोई कंफ्यूजन? जी मेरा बेटा। यस। जी। और कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है, रेशन नहीं है। ठीक है जी, बता दें कोई मसला हो यहां पे? उसके बाद जी, प्रेडिटरी वर्सेस लिमिट प्राइसिंग। जी, प्रेडिटरी प्राइसिंग क्या है? जब फर्म्स इतनी कम प्राइस कर देती हैं, लॉस पे बेचती हैं, ताकि करंट कंपीटिंग फर्म्स मार्केट छोड़ जाएं और वो बाद में मोनोपोली बिहेवियर करें। जैसे डंपिंग होती है इंटरनेशनल मार्केट में, व्हेन फर्म्स सेल एट अ वेरी लो प्राइस इवन बिलो कॉस्ट, इनकर लॉसेस टू एलिमिनेट कंपटीशन। Limit pricing, on the other hand, is when firms charge maximum price that does not attract new entrants। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहे हैं लेकिन इतना नहीं कि नई फर्म्स को आने में कोई इंटरेस्ट हो। तो ये है जी दोनों का डिफरेंस। एनी कंफ्यूजन बच्चों? प्रेडिटरी में आप शिकार कर रहे हो, करंट फर्म्स को भी आप चाहते हैं मार्केट छोड़ के चली जाएं आपके कंपेटिटर्स, तो आप इतनी लो प्राइस कुछ अरसे के लिए रखेंगे, लॉस पे बेचेंगे, ताकि करंट फर्म्स मार्केट छोड़ के जाना शुरू हो जाए और आप मोनोपोली बन जाओ। लिमिट में आप मैक्सिमम प्राइस वो चार्ज करोगे जिस पे बाहर की फर्म्स को अट्रैक्शन ना हो अंदर आने की, आप बैरियर्स टू एंट्री कायम रखना चाह रहे हो, इसमें आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहे हो। जी जी, लिमिट प्राइसिंग इज एसीआर, ठीक कह रहे हो जी। एनीवन जी, एनी क्वेश्चंस? ओके। क्वांटिटी आउटपुट मैक्सिमाइजेशन भी होती है, उससे थोड़ा ऊपर भी होती है लिमिट प्राइसिंग, डिपेंडिंग ऑन बैरियर्स टू एंट्री। नॉट रियली, समटाइम्स ACAR is used as a specific pricing, और नॉट ACAR से ऊपर और MCMR से नीचे। यस, रेंज है। जी मेरे बेटा। नहीं, मैक्सिमम वो प्राइस चार्ज करती हैं जिससे बाहर की फर्म्स को एंटर होने में अट्रैक्शन ना हो।
बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। कंटेस्टेबल मार्केट्स, रिमूवल ऑफ बैरियर्स, गवर्नमेंट बैरियर्स रिमूव कर दे तो मार्केट कंटेस्टेबल बन जाती है। डजेंट मैटर कितनी फर्म्स हैं, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। दे विल नॉट मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट। बहुत थोड़ा प्रॉफिट बनाएंगी अगर थोड़े से बैरियर्स हैं, अगर जीरो बैरियर्स हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगी, बिकॉज दे डोंट वांट देयर प्रॉफिट टू गो अवे। राइट जी? सॉरी। जी जी, मोनोपोली भी कंटेस्टेबल बन जाती है, ओलिगोपलीज भी बन जाती हैं, ठीक है। जी सॉरी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तरीका भी सही है बोलने का। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं। जी, तो ये हो गया। एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, सो ये कुछ कॉमन डेफिनेशंस। इसके अलावा पीईडी, पीईडी की डेफिनेशन सबको आनी चाहिए, फॉर्मूला सबको आना चाहिए। मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब हम एसेज एक्चुअली करते हैं, सॉरी एक्चुअली सेक्शन एज ये हमने पढ़ लिया था। पहला क्वेश्चन देखें। जी 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 हासिल। नहीं, वो कैसे बैरियर्स टू एग्जिट बना सकते हैं? हाउ कैन दे मेक बैरियर्स टू एग्जिट हायर मेरा बेटा? या हाँ, तो फिर उन्होंने तो नहीं बनाया ना। चलो ठीक है, आप बेशक लिख लेना, बट आई डोंट थिंक इट विल बी मेरिटिंग एनी मार्क्स। सो डू नॉट गो फॉर बैरियर्स टू एग्जिट। राइट जी, अब माइक्स बंद कर दो। व्हाट एविडेंस इज देयर इन द आर्टिकल दैट सजेस्ट लॉयल्टी कार्ड्स मेक मार्केट्स इम्परफेक्टली competitive? दो तीन चार सोचें इम्परफेक्शंस। क्या होती हैं इम्परफेक्शंस? बताएं मुझे, शाबाश। लैक ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और बताएं। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर्स में आओ मेरा बेटा। आप वो एफिशिएंसी की इम्परफेक्शंस देख रहे हो। मार्केट स्ट्रक्चर्स में क्या इम्परफेक्शंस होती हैं? बैरियर्स टू एंट्री, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल ओवर प्राइसेस, प्राइस मेकर होना। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, वो तो परफेक्ट मार्केट में भी होती हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट एन इम्परफेक्शन। लैक ऑफ होमोजेनस प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ठीक है, और बताएं। प्राइस मेकर्स, ठीक है। तो अब जाके एविडेंस आर्टिकल से उठाते हैं। मुझे बताएं तसल्ली से, कहाँ कहाँ आपको इम्परफेक्शंस नजर आ रही हैं? हमें दो उठानी है। बिल्कुल है, सही है। ये बिल्कुल सही है, स्कीम में भी कंफ्यूजिंग। यस, ये इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन वाली बात आ गई, बिल्कुल सही है। और दूसरी, सुपरमार्केट्स बिल्ड बैरियर्स टू एंट्री। तीसरी, इतनी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, हाई सेटअप कॉस्ट, $60 मिलियन अ ईयर लॉयल्टी कार्ड्स कॉस्ट कर रहे हैं, तो छोटी फर्म्स के बस की बात नहीं। तो आप लोगों ने सिर्फ पिक करनी थी, एक्सप्लेन भी नहीं करनी थी। The cards help supermarket build barriers between retailers to give them a market advantage. Consumers get confused because the schemes are confusing. Lastly, G, large supermarkets spend so much, like $60 million a year, to create barriers. Again, an imperfection. G, Marcel.
आई थिंक इट शुड बी मार्क्ड, आई थिंक इट शुड बी मार्क्ड, यस। चलें जी, ये 2 मार्क्स तो 4 मार्क्स थे, आपने 2 पिक की, एक्सप्लेन कर दिए। 3 पिक की, कोशिश करो 4 पिक करो। एक बार फिर देखते हैं। अगेन एक कंज्यूमर्स की कंफ्यूजन एक्सप्लेन करोगे, इससे इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो रही है, 2 मार्क्स। फिर जी, समटाइम्स देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, सॉरी यहाँ पे, दे बिल्ड बैरियर्स टू एंट्री टू टेक मार्केटिंग एडवांटेज, बैरियर्स टू एंट्री रिड्यूस मार्केट की परफेक्शन को। उसके अलावा इतनी ज़्यादा पैसा लग रहा है, $60 मिलियन के स्मॉल फर्म्स के बस की बात नहीं है। उसके रिजल्ट में वो कंज्यूमर्स को हाई प्राइस चार्ज कर रही हैं, तो यहाँ पे प्राइस मेकर बन रहे हैं। समझ आ गया मेरे बच्चों? 4 मार्क्स आपके बैग में। कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट, लेट्स स्पीड अप नाउ। मैंने था कि 2 या 3 इसमें करें। एक्सप्लेन व्हाई a profit maximizing retailer may be interested in the link between consumer loyalty and price elasticity of demand। सबसे पहले तसल्ली से की टर्म पकड़ो, price elasticity of demand define कर दो। It is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in price of the product itself। अब मेरे बच्चों, एहतियातन हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी बता देंगे। कहाँ पे होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? व्हेन फर्म चूजेस आउटपुट इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों, अगर कंज्यूमर लॉयल्टी हो तो हमारी, ये जनरल क्वेश्चन है, हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी अगर कंज्यूमर्स लॉयल हो जाएं? अनस 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 इनइलास्टिक हो जाए, डिमांड विल बिकम इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, तो अब हमें प्राइस क्या करनी चाहिए? लेकिन ये अगेन वेग सी बात, प्राइस शुड बी रेज्ड, revenue will increase because a greater percentage increase in price will cause a smaller percentage fall in quantity demanded। ये मैं करवा करवा के आप लोगों को P2 में थक गया हूं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट, डू नॉट जस्ट जंप। क्यों रेवेन्यू बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ेगा भाई? इन इलास्टिक डिमांड है, कंज्यूमर्स विल स्टिल कीप परचेजिंग, प्रोपोर्शनेटली डिमांड थोड़ी फॉल होगी। प्रॉफिट में दूसरा एलिमेंट है कॉस्ट, तो लिख दीजिएगा इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। अब मैं पूरा आंसर रिकैप दे रहा हूं। PD is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in price of the product। A profit maximizing retailer will produce where MC is equal to MR to maximize profit। If consumers' loyalty is developed, he'll be interested because demand is likely to become inelastic। Consumers will prefer this over the substitutes. Hence, the producer should raise price. A greater percentage increase in price will cause a smaller percentage decrease in quantity demanded। His revenue should rise if costs do not change। इस तरह लिखोगे तो 4 मार्क्स है, वरना आप 1 2 पे रुक जाओगे। सबको समझ आ गया बच्चों? ओके। सी पार्ट जी, 5 मार्क्स। इसकी मार्क्स स्कीम क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर whether there is conflicting evidence in the article about effectiveness of loyalty cards which offer price discounts। 5 मार्क। अप टू 2, वाई आर दे इफेक्टिव? आर्टिकल क्या कह रहा है? अप टू 2, वाई आर दे नॉट इफेक्टिव? आर्टिकल क्या कह रहा है? और फिर एंड पे कंक्लूड करना कि क्या कंफ्लिक्टिंग एविडेंस है या नहीं। आर यू क्लियर ऑन द क्वेश्चन? अब मेरे बच्चों, ढूंढना शुरू कर दो फ्रॉम द आर्टिकल कि कहां कहां आपको इसकी इफेक्टिवनेस या इनइफेक्टिवनेस नजर आ रही है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कंज्यूम कंपनीज यूज लॉयल्टी कार्ड्स टू गैदर डेटा ऑन कंज्यूमर्स एंड देयर बाइंग प्रेफरेंसेस। अपनी फ्यूचर मेल्स वगैरह उसके मुताबिक डेडिकेट करते हैं। तो दीज आर मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स वांट्स रादर देन लॉयल्टी। तो ये उसके इफेक्टिवनेस के बारे में कि हमें कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और क्या है जी?
ओके, 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 ठीक है, और बताएं। Consider whether there is conflicting evidence in the article about effectiveness of loyalty cards which offer price discounts. एक इफेक्टिवनेस का पॉइंट मासिल ने ठीक बता दिया कि भाई कंज्यूमर के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी बाइंग प्रेफरेंस के बारे में, फ्यूचर प्रमोशंस उसके हिसाब से टारगेट करते हैं जी। कहाँ पे? हाँ, टू मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, $60 million a year, फिगर्स कोट करो, विच लीड्स टू हायर प्राइसेस सो दे बिकम इनफेक्टिव। ठीक है जी, और बताएं। वो हो गया, वो हो गया, बिल्कुल हो गया, और बताएं। आई वुड एक्सेप्ट इट, आई वुड एक्सेप्ट इट जी। जी जी। क्या मतलब आखिरी कौन सा होता है? नहीं 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 नहीं, इट कैन डिपेंड बेटे, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इसमें वेरिएशन होती है, उन्हें 20 मार्क्स मिलता है। There is a pattern. You understand the question and allocate marks to them. अब मुझे बताएं जी, और कहां पे इनफेक्टिव या इफेक्टिव नजर आ रही है? कम ऑन, लॉयल्टी कार्ड जो प्राइस डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस। ये चीज बिल्कुल जी, कंज्यूमर सर्वे के मुताबिक इतनी इफेक्टिव नहीं है। इवन पैकिंग भी 6% है, दूसरी चीजें कंज्यूमर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कॉफी शॉप, गुड सर्विस वगैरह, लॉयल्टी कार्ड उससे नीचे आ रहे हैं। गुड। और जी, बैरियर्स टू एंट्री बनाने में मदद देते हैं तो वहां पे इफेक्टिव हो रहे हैं। कंज्यूमर्स पर्टिकुलर लॉयल्टी कार्ड के साथ ज्यादा बाइंग करते हैं, वहां इफेक्टिव हो रहे हैं जी। हाँ, वहां पे इनफेक्टिव हो रहा है, वहां पे इनफेक्टिव हो रहा है, तो आपने दोनों साइड्स पिक करनी है। आप लोगों ने दोनों साइड्स पिक करनी है। इफेक्टिवनेस में उसकी क्या हो रहा है? इफेक्टिव तो हो रही है ना वो। अब मेरे बच्चों, जवाब सुन लो, बहुत सिंपल था। As seen in the article, loyalty cards seem effective in building barriers and reducing competition, right? Because some firms invest so much, like $60 million a year, they are able to, exclude smaller firms from competition. साथ में जी, consumers stay loyal to the card that they have. However, there are many evidences against. Consumers have other preferences in mind, like one stop shopping, coffee houses, packing may help, service, and loyalty cards are below that. They're effective in gathering data about consumer preferences, so the mails can be targeted in future according to their preferences. और साथ में एक और जो उसके कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस आ रहा है कि जी, जो ये लॉयल्टी कार्ड्स हैं, ये कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे कंज्यूमर रैशनल डिस्टर्ब हो जाती है। अब मुझे बताएं, एविडेंस कन्फ्लिक्टिंग है या कंसाइलिंग है? इट इज क्लियरली a conflicting evidence. It's uncertain whether loyalty cards are effective or not. ठीक हो गया ये आपका। अब 7 मार्क्स वाला जरा सोचें। assess how the idea of rationality is used in the indifference curve theory of consumer behavior. इसमें लगता ये मुश्किल है, लेकिन हमेशा बच्चे डेटा में से ढूंढते रह जाते हैं। बहुत जरूरी है डेटा देखना, लेकिन पहले इकोनॉमिक्स यूज करो। व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व्स? डिफाइन कर देते। An indifference curve shows all possible combinations of two goods a consumer can get same total utility from. Hence, he is indifferent on all those points. A rational consumer has precise, perfect research, always prefers more over less, knows about his income, market conditions, prices, substitutes,
and wants to maximize his utility from spending. He uses budget line along with indifference curve to find his equilibrium. He can make various bundles where he gets the same utility. सबके एक एक मार्क है. अब हम जाते हैं कि रियलिटी में कितना एक इफेक्टिव है. लास्ट पैराग्राफ हमें बता रहा है कि इन रियलिटी कंज्यूमर्स इम्प्रिसाइज रिसर्च करते हैं, हैबिट बाइंग करते हैं, लो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है रिसर्च में. और अगर प्रोडक्ट के साथ ही लो इमोशनल अटैचमेंट थी जैसे माचिस की डब्बी तो लॉयल्टी नहीं होती. सो द थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू रियल सिचुएशंस बट इट हैज मेनी लिमिटेशंस. टू गुड्स मॉडल है. कंज्यूमर्स रिसर्च पूरी तरह नहीं कर पाते, उन पे एडवर्टीजमेंट का, एक्सटर्नल फैक्टर्स का असर आ जाता है और वो हैबिट में बाय कर जाते हैं या इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो बिल्कुल रिसर्च नहीं करते. समझ आ गई मेरे बच्चों? ऑर्डिनल अप्रोच है, उसकी डेफिनेशंस, उसका अंडरस्टैंडिंग और फिर लिमिटेशंस. जी मेरा बेटा. कर दो, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है. हाँ हाँ कर दो, कोई मसला नहीं है. चलें जी, इस पेपर पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं वरना मैं अगले पे मूव करूं. जी जी अनस. मतलब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का डायग्राम बना के. हाँ बना दो, बेसिक इक्विलिब्रियम, कोई मसला नहीं है. जी जी मेरे बेटा, इसमें अमूमन क्या होता है वो कहते हैं असेस अप टू 4 मार्क्स फॉर वन साइड, अप टू 4 फॉर अदर एंड समटाइम्स रिक्वायर्स अ कंक्लूजन एज वेल. तो अब मेरे बेटे, रेशनैलिटी का आइडिया इन डिफरेंस कर्व थ्योरी में कैसे यूज होता है. इन डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन 1 मार्क. कंज्यूमर इज एबल टू मेक बंडल्स विच गिव हिम सेम यूटिलिटी. दूसरा मार्क. हिज रिसर्च इज प्रिसाइज. ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. तीसरा मार्क. इंडिफरेंस कर्व्स और बजट लाइन को इकट्ठा करके इक्विलिब्रियम बनाता है, अपने रैशनल पॉइंट्स ढूंढ लेता है जो उसके बजट में आ रहा है, तो चौथा मार्क. फिर एक और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ जी. इसमें कंज्यूमर के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सब्सिट्यूट्स के बारे में, और वो किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एडवर्टाइजमेंट वगैरह से अफेक्ट नहीं होता. लेकिन क्यों ये थ्योरी काम नहीं करती? एटा ने हमें बताया कि भाई कंज्यूमर रैशनल नहीं होते, इम्परफेक्ट रिसर्च होती है, हैबिट बाइंग होती है, जिन प्रोडक्ट्स के साथ लो इमोशनल अटैचमेंट हो उसको वो बगैर सोचे समझे खरीद लेते हैं. अदर देन दैट, एडवर्टाइजमेंट, इम्पल्स बाइंग, external factors like fashion, taste, weather keep changing and consumers' behavior becomes irrational. So the theory can be applied to consumer behavior, but consumers are not fully rational, so the theory has limitations. जी मेरा बेटा. अभी तो बताया मेरा बेटा, up to 4 marks. What is the meaning of rationality in indifference curve theory of consumer behavior? Why it does not work in reality, and then a conclusion. 4 4 conclusion. ओके लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट पेपर अक्टूबर नवंबर 23, जरा तेजी से पढ़ूंगा ताकि इसी क्लास में हो जाए. economic decline in 2020. In Japan, in 2020, Japan suffered its third quarterly decline in GDP in a row. The size of its real GDP shrank to its lowest level since 2011, when the country was suffering from 20 years of deflation and economic stagnation. In 2020, the economy was not helped by a previous increase in sales tax, the COVID 19 pandemic, and a trade war between the world's biggest economies, US and China. They were Japan's two most significant trading partners. 19.9% of exports went to US and 19 to China. Table 1.1 gives some economic indicators for Japan in selected years. इस पे हम बाद में आएंगे. In 2020, the International Monetary Fund warned that global economy was facing its worst recession since the World Depression in 1930s. Japan's economy shrank by 7.8% between April and June, while the US economy contracted by 9.5% and China by 33.2%. Japan, which was the world's fourth largest exporter, incurred an overall trade deficit of 15.2 billion US dollars for 2019.
an increase of almost 50% on the trade deficit for 2018. In 2020, exports fell by a further 18.5% in the third quarter, mainly caused by a decline in Japan's motor vehicle exports. In that quarter, its main car producer, जो कि Toyota है, one of the world's biggest car companies, made its smaller quarterly profit in 9 years as sales halved. The government of Japan used expansionary fiscal and monetary policy to try to stimulate the economy. Low interest rates had been used by the central bank since 2016. In August 2020, economists said that despite this stimulus to encourage economic growth, there was a chance economic activity may stagnate even further if major nations again adopted more restrictive measures such as lockdowns to combat any recurrence of the pandemic. ठीक है जी। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू टेबल 1.1, व्हाट इंडिकेट्स जापान्स गवर्नमेंट हैज बोरोड सब्सटैंशियली। तो अब ये टेबल 1.1 है, कहां से आपको पता लग रहा है कि जापान गवर्नमेंट ने काफी लोन लिया हुआ है? वेल सेड, द नेशनल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज हाई, ऑलमोस्ट कितना था जीडीपी का? यानी मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ जीडीपी। तो कुछ ना कुछ फिगर इस तरह का यूज करें। ठीक है, पहला मार्क, द नेशनल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज राइजिंग एंड इट रिमेन्ड मोर देन ट्वाइस द जीडीपी थ्रू आउट द पीरियड। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, लेट्स स्पीड अप। क्या चीज? क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन देखेंगे बेटे, क्वेश्चन पे मुताबिक। Although Japan was the fourth largest exporter, it had suffered trade deficits. Explain how this might have happened. अब एक तो might का वर्ड है, तो सबसे पहले वैसे ही बता दें ट्रेड डेफिसिट क्या होता है और क्यों होता है। पहले तो जनरल बता दें, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? जस्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड, जस्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मुझे बताएं ट्रेड डेफिसिट्स क्या होते हैं? जीरो मार्क्स, जीरो मार्क्स, सो फार जीरो मार्क्स। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट्स बहुत कम है, लेकिन हमारा डेफिसिट है। तो आप नंबर में यूज करेंगे। Value, yes. When the inflows from exports of goods and services are less than value of outflows for imports. बेटे यहां नंबर यूज कर लिया, खाली इंपोर्ट्स लिख दिया, कोई मार्क नहीं है। ठीक है? So Japan's exports might have fallen, Japan's imports value might have risen. Please be मॉनेटरी वैल्यू, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे नहीं है। हम हजारों मुरब्बे का आम बेचते हैं और बदले में 4 गाड़ियां मिलती हैं। फॉलो कर रहे हो? इस तरह नहीं करना। हम्म। ये करने के बाद हम डेटा पे गए। क्यों ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, जरा तसल्ली से देखें क्या हुआ है। पहले पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन है। ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना, जिनसे जापान 38.9% एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू लेता था, तो उसकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज इन सेल्स टैक्स कैन मेक लोकल गुड्स एक्सपेंसिव, जिससे इंपोर्ट्स हो, मान लेता हूं। कोविड 19 से इफेक्ट आया, मेजरली ट्रेड वॉर्स बिटवीन इट्स बिगेस्ट ट्रेडिंग इकोनॉमीज यूएस एंड चाइना, जिनके साथ वो वैल्यूज दीजिएगा ऑलमोस्ट 39% ट्रेड कर रहा था। दिस शुड गिव यू। नहीं मेरा बेटा, वो तो पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है। ठीक है, जी जी जी। अलग अलग लिख दो, कोई मसला नहीं है, इकट्ठे लिख दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, जी जी जी। इसलिए मैं अनश्योर हूं कि सेल्स टैक्स इंपोर्ट्स पे भी लगाया है कि नहीं, इसलिए मैंने उसको यूज नहीं किया।
I would have gone for a trade deficit means this: Japan's exports might have fallen as indicated by trade wars between its largest partners. 38.9% trade was with US and China and they were experiencing trade war, तो जापान की एक्सपोर्ट्स कम हुई। फिर मैं नीचे आऊंगा कि जी आईएमएफ के मुताबिक पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है और जापान की जो सबसे बड़ी कार कंपनी है उसकी सेल्स में ड्रॉप आया है बाय हाफ इन लास्ट 9 years। तो दीज आर द रीजंस कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रेड डेफिसिट। समझ आ गई मेरे बच्चों? Okay, next G. Consider whether the evidence provided shows that Japan's economic decline in 2020 was caused by the COVID-19 pandemic. तो अब हम up to 3 marks. Why was it caused by pandemic? Up to three. Why it was not caused by pandemic? 5 maximum देगा आपको 1 mark for a justified conclusion कि pandemic है या कोई और वजह भी है। तो अब तसल्ली से देखें, पहले पैराग्राफ से पिक करें, पेंडेमिक रिलेटेड कुछ ढूंढें कि उसकी वजह से डिक्लाइन आया है, या पेंडेमिक रिलेटेड ना हो वो भी ढूंढ सकते हैं। अभी पहला सिर्फ पहला पैराग्राफ है ना, अभी पहले करो तो सही ना, उसमें तो करें प्लीज। क्या हुआ है जिसकी वजह से जापान का इकोनॉमिक डिक्लाइन आया है? यस, कोविड 19 पेंडेमिक एंड ट्रेड वॉर बिटवीन द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स, 2 मार्क्स। फिर नीचे आते हैं, जापान की जो मेन कार कंपनी है, ठीक है, उसकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, सेल्स कम हुई हैं, 50% ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो गया है। उसके बाद हमारे पास ये टेबल 1.1 है। देखो जरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो रही है जी? कम हो रही है। रिटेल सेल्स क्या हो रही हैं जी? कुछ देर बढ़ी और फिर गिर गई 19 में। इकोनॉमिक ग्रोथ फिगर्स भी स्लो स्पीड पे बढ़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करेंगी कि यस, इनकी इकोनॉमिक डिक्लाइन आई है, लेकिन 2016 से ही डिक्लाइन आ रही थी, और ऊपर से देखो पिछले 20 साल से डिफ्लेशन भी आ रही थी और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी। तो कोविड 19 पेंडेमिक वाज नॉट द ओनली रीजन, इट वाज वन ऑफ द रीजंस, बट इट वाज नॉट द ओनली रीजन फॉर डिक्लाइन। How would I revert this answer? As shown in the article, COVID 19 pandemic, sales tax, and trade wars between US's largest partners, China and US, contributed to economic decline. Their biggest car company, Toyota, experienced fall in quarterly profit, smallest quarterly profit हुए, sales half हो गई. Again, it was due to COVID 19. However, the data suggests that their industrial production has been low even before COVID 19. ये 2019 का फिगर, कोविड 19 तो 20 और 19 के एंड में आई थी, 20 के स्टार्ट में ज्यादा हुई थी। तो ये जो है बेसिकली शो कर रहा है कि पहले से इकोनॉमी डिक्लाइन में थी। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही थी बिफोर वर्ड दैट उसके, और 20 साल की स्टैग्नेशन एंड डिफ्लेशन पहले की चली आ रही है। सो कोविड 19 might have added to the problems, but it was not the main problem. Everyone clear? Last question, G. Low interest rates have been used by Japan Central Bank since 2016. Analyze how low interest rates might stimulate an economy and evaluate whether their use has been successful in stimulating Japan's economy since 2016. पहले 4 marks तो basic information of expansionary monetary policy. Reducing interest rate is part of expansionary monetary policy. It reduces cost of borrowing, return on saving. People save more, borrow less, demand for luxury items falls. As a result, consumption decreases. Wait, bete. As a result, investment decreases. These two withdrawals lead to fall in aggregate demand. Sorry, मैं उल्टा कर रहा हूँ. Low interest rate, consumption increases, investment increases, people save less, borrow more.
And as a result, big ticket items sale like luxuries increase, and economy experiences injections of consumption and investment. Aggregate demand shifts to the right, causing a multiplier effect depending on marginal propensity to consume. However, as shown in the article, interest rates were low since 2016, but industrial production, हाँ, कहाँ पे राइज हुई है? 17 में राइज हुई, तो लगता है कि यहाँ पे पॉलिसी कामयाब हुई, बट अगेन इट स्टार्टेड राइजिंग एट अ वेरी स्लो रेट। ठीक है, द रेट ऑफ ग्रोथ फेल, तो पॉलिसी इफेक्टिव नहीं हुई। रिटेल सेल्स भी 17 में बढ़ी और बाद में गिरना शुरू हो गई। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ भी 17 में बढ़ी और बाद में गिरी। सॉरी। लेकिन हमें हमें इस वक्त इंटरेस्ट रेट का उसने बताया, तो हम उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, कि द पॉलिसी was partially successful in 17, but afterwards there is no evidence. And also, the economists were saying low interest rates will not encourage economic activity. It might stagnate further अगर दूसरे कंट्रीज कोविड 19 दोबारा आए और वो restrictive measures लगा दें। So to conclude, the expansionary monetary policy did not bear fruit. उसमें आप जनरल लिमिटेशन बता सकते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, टाइम लैग्स आ सकते हैं इसके अंदर, सही इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने सेट ना किया हो, वट। समझ आ गई बच्चों? जी जी जी।